जनरल फाइनेंस रूल इनको बोलते हैं, और इसके अनुसार प्रोक्योरमेंट होती है। इसमें फिर टेंडर हमें करने पड़ते हैं, पढ़ते हो ना अखबारों में कि इसका टेंडर निकला, इसका टेंडर निकला। वो टेंडर जो करना होता है उसका मतलब ये है कि ये भी एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। ये मेनली बड़ी परचेजेज के लिए होते हैं। जब अगर आपकी परचेज जो है वो 2.5 लाख से ऊपर जब जाती है तब फिर ये टेंडर किए जाते हैं। उससे पहले फिर परचेज कमेटीज के थ्रू होता है। जो हॉस्पिटल में जो अथॉरिटीज होती है ना, उनमें से ही कुछ लोगों की कमेटियाँ बनाई जाती हैं और फिर वहाँ से प्रोक्योरमेंट होती है, ठीक है। और ये तो हो गया प्रोक्योरमेंट का तरीका। अब प्रोक्योरमेंट होगी चीज़, आपने जो चीज़ का ऑर्डर किया, चाहे दवाई हो, है ना, चाहे आपके इक्विपमेंट हो, ये जितनी भी जो मशीनें देखे थे ना, सारी मशीनें वो स्टोर के थ्रू ही आती हैं। तो जो मशीनें जब आती हैं तो आने के बाद में उसके साथ क्या प्रोसीजर होता है, उसके स्टोरेज का कार्य हम करते हैं। स्टोरेज कह लो या हैंडलिंग कह लो, पढ़ते हैं ना उसमें, ठीक है। ये काम हम लोग उसमें करते हैं। तो इस चीज को स्टार्ट करने के लिए, या इन्वेंट्री वर्ड एक पढ़ते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल जो वर्ड होता है ये हम पढ़ते हैं उसमें। तो ये चीज स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ फाइल प्रोसेसेस रहते हैं कि कोई भी चीज नई आई है हॉस्पिटल में, उसका इंस्पेक्शन कराना होता है ना। कोई नाम नॉमिनेट कराते हैं किसी अधिकारी का, उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर वो स्टॉक में चढ़ती है, वो आइटम स्टॉक में आता है। फिर स्टॉक मैनेज करने के लिए हम क्या चीज करते हैं कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंटों में ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है ना। वरना जो बेसिक तरीका है स्टॉक का, वो स्टॉक रजिस्टर है। इस स्टॉक रजिस्टर में क्या होता है, कोई भी आइटम का हम एक पर्टिकुलर पेज पे उसकी एंट्री करते हैं। इंडेक्स बनाया जाता है, इंडेक्स में उसकी एंट्री होती है, तो उसकी सारी डिटेल उसमें डलती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, ठीक है, वो किस कंपनी से आया है, उस कंपनी का नाम, कितने रुपए का है, वो रुपए भी डलते हैं इसमें, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आई ये डलती है, फिर उसका बैलेंस निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका। अब एक्सपायरी चीज लिखने में क्या है, क्योंकि हर चीज एक्सपायरी के साथ में आती है ना। दवाइयों में खासकर हर चीज के ऊपर एक्सपायरी होती है। फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी एक्सपायरी मॉनिटरिंग का। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सपायरी मॉनिटरिंग रजिस्टर बनाते हैं, एक्सपायरी मॉनिटरिंग रजिस्टर। इस रजिस्टर को बनाने का क्या फायदा होगा कि इन्वेंट्री कंट्रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कि अगर मान लो पैरासिटामोल हमने खरीदी, या पैरासिटामोल हमारे पास में स्टॉक में आई, तो एक तो आई 2021 की एक्सपायरी की, जनवरी 2021 की एक्सपायरी की आई, और दूसरा 2 महीने बाद में एक आइटम और आ गया, वो आ गया आपका जनवरी 2022 का। तो पहले हमने कौन सा बैच इशू करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस फॉर्मूले के तहत हम इसको करते हैं। स्टोरेज के लिए क्या होता है, स्टोरेज के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक होता है कि बहुत सारे आइटम्स क्योंकि पहले नहीं लिखा रहता था, आजकल लिखा रहता है कि कुछ आइटम्स जो होते हैं इंजेक्टेबल्स मेनली होते हैं, या इंसुलिन जो आते हैं, ठीक है, या जो लैब की जो किट्स आती हैं, वो सब जो है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती हैं। इस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना पड़ता है। अब इनको स्टोर करने के लिए फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है अपने उसमें, आपको दिखाएंगे इधर रखा हुआ है फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर, उसमें रखना पड़ता है। और दूसरी चीजें हैं वो रूम टेम्परेचर पे रखी जाती है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर होता है। तो ये इसका स्टोरेज का तरीका हो गया। और लास्ट में जो काम है वो आता है कि जब चीज आ गई, पहले हमने चीज मंगवा ली, मंगवाने के बाद उसको स्टोर कर लिया, उसके सारे तौर तरीकों के हिसाब से स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हमने उसका वितरण करना है। अब वितरण जो है वो 2 तरीके से होता है हॉस्पिटल में। पहला है जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्पेंसिंग कह लो। अब तो सारा ना फॉर्मुलेशन जो बनी बनाई आती है, पहले फार्मासिस्टों को कंपाउंडिंग करनी पड़ती थी, चीज है ना, पढ़ते हैं ना उसमें, ठीक है। इसलिए पहले कंपाउंडर बोलते थे, कंपाउंडर की सारी चीजों को मिला के एक चीज बनाते थे। अब मिली मिलाई आती है, सब रेडीमेड है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 तरीके से चलता है। एक तो होता है ओपीडी के लिए, कि जो मरीज आया हॉस्पिटल में आया, उसने रजिस्ट्रेशन कराया, डॉक्टर को दिखाया, फिर वो ओपीडी में आ गया, ओपीडी फार्मेसी जिसको बोलते हैं, उसमें आ गया। वहां पर उसने फिर अपने लाइन में लग के अपना पर्चा दिया, पर्चा पढ़ा, ठीक है, और हमने उसको दवाई दे दी। अब पर्चा पढ़ने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि पर्चा पढ़ा कैसे जाता है।
तो वो सारी चीज़ों में जो लैटिन टर्म्स हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ी होंगी ना। कौन कौन सी? ओडी पढ़ी है, ठीक है। ईओडी पढ़ी है, ठीक है। जो मेन चरण में रहती है ना प्रेस्क्रिप्शन के दौरान वो रहती है ओडी बीडी। वैसे जो बुक में लिखा रहता है वो बीआईडी है, बिसेंडाई, ठीक है। बीआईडी पर जब प्रैक्टिकली आते हैं तो वो बीडी हो जाता है। उसी तरीके से है ना, उसमें हम पढ़ते हैं टीआईडी पर टीडीएस। जो इसका चलन में है ना वो टीडीएस है ना, टायरडाइजमेंटम ऐसे करके है इसका ये आता है। फिर उसके बाद में फिर 4 बार का तो बहुत ज्यादा चलन में, बहुत सारी दवाइयाँ 4 बार दी नहीं जाती। मेनली ये चलता है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, है ना। या एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं तो फिर ईओडी हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एचएस, एट बेड टाइम होता है ना, पूरा सॉन्ग, ठीक है। तो ये एचएस आता है। और एक होता है एसओएस, नीड व्हेन नेसेसरी, जब चाहिए उस टाइम पे एसओएस इसको देना होता है। और जो डॉक्टर साहब बताते हैं ना स्टैट इमीडिएटली उसी टाइम पे, है ना। फास्ट नहीं, इमीडिएटली उसी टाइम पे। ये 1 टाइम डोज रहती है स्टैट जो रहती है। तो ये होता है, ये इसको पर्चा पढ़ने में बड़ी आसानी होती है अगर ये टर्म्स हमें रहती हैं तो, ठीक है। ये तो हो गया ओपीडी का डिस्पेंसिंग का तरीका। अब दूसरा रहता है इंडोर पेशेंट के लिए दवाई हमारी कैसे जाएंगी यहाँ से, जो आईपीडी के लिए। तो आईपीडी के लिए इशू करने के लिए फिर इंडेंटिंग सिस्टम चलता है कि जो डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं, जिनसे आपको मिलवाया हमने ना, वहाँ पर इमरजेंसी के इंचार्ज थे, जो वार्ड के इंचार्ज थे, ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, लेबोरेटरी के डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, तो वो सब लोग एक इंडेंट रेज करते हैं हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पे। और फिर हम अपनी उसी स्टॉक बुक में से उनके लिए जो भी हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूले के तहत उनको इशू कर देते हैं। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब ना बताने को, तो कि बस जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आएगा। पर मोटा मोटा क्लियर हो चुका है कि फार्मासिस्ट का क्या काम रहता है, हम किस तरीके से उस काम को करते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी तरफ से मैसेज, है ना। और एक चीज़ ये रहेगी कि जब भी कोई डिप्लोमा फार्मेसी करता है ना, तो बहुत सारे लोग ना अपने उस डिप्लोमा को अपने को किराए पे दे देते हैं, है ना। कुछ और सोच के घुसते हैं, ठीक है, और उसको किराए पे दे जाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये के उसमें, है ना। बट आपको पता नहीं है कि कितने बड़े, है ना, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो अपने जीवन के लिए। जरूरी नहीं कि सभी की सरकारी नौकरी लगे, है ना। हम जब अपना डिप्लोमा किसी नॉन मेडिको को दे दिया है ना, ठीक है, और उसने आपके डिप्लोमा के तहत लाखों करोड़ रुपए बना लिए, नहीं आपका तो नाम भी नहीं आया, फोटो टंगी रखी उसमें, पर आपको 2-2.5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपना ही प्रोफेशन में बने रहना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। और